Hello and welcome. Welcome to podcast Activist Quest. I'm Anju Grover. फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले बात की थी कि एक्टिविस्ट क्वेस्ट जो है बेसिकली अबाउट एक्टिविस्ट चैलेंजेस देयर जर्नीज, और मैं आपके साथ समय समय पर एक्टिविस्ट के साथ उनको लेके आती हूँ और उनके साथ रूबरू होते हैं। द पर्पस इज कि ये एक्टिविस्ट पीछे से लोगों को कितना मदद करते हैं। वॉइसलेस जो लोग होते हैं, पुअर, नीडी, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग होते हैं, उनको उनको मदद करते हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर सके और अपनी जो जिंदगी है उसको अच्छे बेहतर तरीके से जी सके। उसी कड़ी में आज मेरे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट जुड़ रहे हैं। ये हैं जॉइंट वुमेन्स प्रोग्राम की, जिनका नाम ही जो जॉइंट वुमेन्स प्रोग्राम है, और ये डॉक्टर ज्योत्सना चैटर्जी, दे आर इंसेपरेबल। जी हाँ, शी इज वेटरन वुमेन एक्टिविस्ट। विमेन मूवमेंट्स में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है और विमेन के इश्यूज को ये सालों से बात करती आई हैं, एंड शी प्लेड ए वेरी क्रिटिकल रोल इन रेजिंग इश्यूज पर्टेनिंग टू विमेन, देयर वेलफेयर, देयर राइट्स। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, लेकिन उनको बुलाने से पहले, शी इज ऑलरेडी देयर इन द स्टूडियो, बट उनको लाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप हमारे इस चैनल को लगातार देखिए, हमारे फेसबुक को हमको फॉलो करिए। मेरा फेसबुक का ग्रुप है चेंज मेकर्स नेटवर्क, उसको आप ज्वाइन करिए। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड वी आर देयर ऑन लिंक्डइन। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए, लेट मी गेट हर ऑन द स्टेज। डॉक्टर ज्योत्सना चैटर्जी, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. यस, डॉक्टर ज्योत्सना चैटर्जी, वेल, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, लेट मी जस्ट गिव लिटिल मोर अबाउट हर। ये निठारी में एक अपना मेरा सहारा प्रोटेक्शन सेंटर चलाती है, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा बच्चे हैं। और वहाँ उन बच्चों को, ये जो बच्चे जो मेड्स के बच्चे होते हैं, मेड सर्वेंट्स के बच्चे होते हैं, रिक्शा वालों के बच्चे होते हैं, वो उन बच्चों को उस निठारी विलेज के आसपास जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को ये पढ़ाने का काम करते हैं। और वो जो शिक्षा इनको दी जाती है, वो केवल पढ़ना ही नहीं, उनकी हेल्थ हाइजीन पे भी काम करते हैं ये लोग। और उनको कोशिश होती है कि वो बच्चे मेन स्ट्रीम में जुड़े। उसके अलावा महिलाओं को ये उनको सक्षम बनाने के लिए ये अपना स्टिचिंग का सेंटर चलाती हैं, और वहाँ महिलाओं को बेसिक स्टिचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो एम्पावर होके खुद अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकें। उसके अलावा ये लीगल एजुकेशन भी यहाँ पे दी जाती है, और भी बहुत कुछ होता है। चलिए डॉक्टर चैटर्जी से बातचीत करते हैं। वेलकम डॉक्टर चैटर्जी। Thank आपकी you. जर्नी बहुत लंबी है तो काफी लंबी, आपका। क्योंकि मैं डॉक्टर चैटर्जी, बिफोर यू स्टार्ट, आपका थोड़ा कैमरा स्टेबल नहीं लग रहा है। पता नहीं अब Your ठीक है। hand is coming. Your hand is coming. You're not there on the screen completely. Oh no. Now नहीं, थोड़ा सा आपको, यस, और आपको कैमरा की तरफ देखना है, कैमरा की तरफ। यू आर नॉट, यस, okay. नाउ यू परफेक्टली ऑल राइट। नो, फिर आप थोड़ा सा, ओके, It's okay प्लीज now. कंटिन्यू। यस, बेटर। Oh dear. मैं तो शिक्षा जो हमारी थी वो ये थी कि हर लड़की को सारी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि वो एक ऐसी सक्षम औरत बने जिससे कि वो देश के लाभ के लिए काम कर सके। इसी बात पर हमारे
पिताजी ने हम लोगों को शिक्षा दिया था। और माइंड यू हम लोग 4 बहनें थे, भाई भी है, लेकिन लार्ज फैमिली। हमारी जो शिक्षा थी वो इंग्लिश लिटरेचर में एमए और उसके बाद पीएचडी की शिक्षा, जिसके कारण हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एमए पढ़ाने के लिए हमारी शुरुआत हुई थी। लेकिन पढ़ाते समय जबकि मेरी शादी हुई तो एक ऐसे शख्स के साथ हमारी शादी हुई जो कि प्रिंसिपल का कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन उसकी विश्वास थी कि हम अपने को स्टेटस कॉन्शियस न सोचे और हम अपने को ये समझे कि यदि हमें इस देश में कोई भी चेंज करना है तो हमें पहले नीचे जाकर देखना है कि हमारे बिल्कुल नीचे स्तर के लोग कैसे रहते हैं, और उसके बाद ऊपर हम चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं। नेचुरली जब हम एक्चुअली एक्सपीरियंस करने लगे कि हमारे नीचे स्तर के लोग कैसे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हम उनको पहचानते ही नहीं हैं। हम और उनमें, स्पेशली महिलाओं में, बहुत ही ज्यादा फर्क था। हम शिक्षित, समझदार और एक्टिव लोग थे जिनके पास पैसा था, और वो लोग थे जिनके पास गरीबी, डेस्परेशन और थकाई थी, कॉन्स्टेंटली टायर्ड, क्योंकि उनको मेहनत करना पड़ता था। जो कुछ भी पैसा उनके हाथ में है उसको अपने काम में लगाने के लिए। उनके बच्चे नेचुरली निग्लेक्टेड बच्चे थे। तो जब हम लोगों ने सोचा और हमने पर्टिकुलरली समझा कि महिलाओं में इतना फर्क है तो पुरुष में भी उतना ही फर्क होगा। एंड श्योर इनफ हमने देखा कि गरीबी तो लोगों को हताश करती है ही, चाहे वो आदमी हो या औरत। लेकिन औरत की हालत और भी बुरी होती है, क्योंकि ये समाज पुरुष तांत्रिक समाज है। अब हमारे पास जो समस्या थी, एक थी गरीबी, एक थी पुरुष तांत्रिक समाज, और एक थे पुराने ख्यालात, ट्रेडिशन और कस्टम। अब नेचुरली हमें अगर औरतों को कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस जो कहता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स, अगर उस पोजीशन तक पहुंचना है तो नेचुरली हमें उन औरतों को लेके आना है, उन बच्चों को लेके आना है उसी स्तर पर जिस पर मैं हूं और मुझे ये प्रिविलेज मिला है। नेचुरली हमारी अटेंशन सिर्फ महिला जो कॉलेजेस एंड स्कूल्स में पढ़ती थी उन पर नहीं, लेकिन बस्तियों में जो औरतें, जो बच्चे, जो पुरुष रहते हैं, जो कम्युनिटीज कॉन्स्टेंटली सफर करती है, उनके बारे में चिंता करना हमारे लिए एक समस्या हो गई और जानकारी की बहुत ही जरूरत थी। कई टाइप के हमने रिसर्च करवाए और रिसर्च करने के बाद ये संगठन बनाया जिसमें औरतों को समझाना कि वो बराबर
के नागरिक हैं, उनका सिर्फ हक नहीं है, लेकिन उनका कुछ राइट्स तो है ही, लेकिन उनकी जो जरूरत है उनकी पार्टिसिपेशन का, वो भी जरूरत है। अब औरतों को सक्षम बनाना माने था they should know both their rights and their duties. जहां तक आपने और बात की जहां तक आपने बात की डॉक्टर चैटर्जी, मैं आपसे एक बीच में सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बोला कि औरतों को समझाना, और क्या ये इतना आसान था आपके लिए? क्योंकि महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, और तो उनके लिए इन सब चीजों का समझना, कि वो एक ऐसे परिवार से आती रही होंगी कि जहाँ बहुत सारे रूल्स जो बनाए गए हैं वो पुरुषों को देख के बनाए गए हैं, महिलाओं को देख के नहीं बनाए गए। हाँ, और महिलाएं वहां अपने राइट्स की बात नहीं करती हैं। तो वो आपके लिए कैसे, हाउ डिड यू हैंडल दैट दोस चैलेंजेस? देखिए, ये सब प्रश्न तो आते ही रहते थे, लेकिन एक चीज समझना हमें जरूरत थी, क्योंकि औरतें धार्मिक थी, और हमने उन लोगों से समझाया कि भाई, भगवान प्रेजुडिस्ड नहीं हो सकता। भगवान ने जब सृष्टि की है तो आदमी औरत दोनों को बराबर बनाया होगा, तो पुरुष या समाज हम लोग को फर्क कैसे करती है? और जो हमारे देश का कानून है वो भी कहता है, वो भगवान की बातें मानता है कि आदमी और औरत अगर दोनों बराबर इस देश में न काम करे तो उनकी जो अपनी हालात है, उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो काम करने की शक्ति है, उसमें फर्क रहेगा, और देश के लिए उन्नति भी बराबर की नहीं होगी। ये हमें सिर्फ औरतों को नहीं, पुरुषों को भी समझाना पड़ा। और हमें कई एक छोटे छोटे मीटिंग्स करने पड़े, जिनको हम लोग कम्युनिटी प्रोग्राम्स कहने लगे। तो हमारी जो प्रोग्राम थी वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं थी, पुरुष और औरतें दोनों के लिए थे। हाँ, ये बात सच है कि पुरुष कभी भी औरतों की मीटिंग में आना नहीं चाहते, लेकिन कोई ना कोई तो आता ही है। और औरतों को भी बताया जाता है कि भाई, घर में जाके ये तो चर्चा करो कि तुमने सीखा क्या है, तुम्हें बताया क्या गया है। अब इसके साथ व्यवहार जो है उसमें भी परिवर्तन की जरूरत थी। एक औरत दूसरी औरत के साथ कैसे व्यवहार करे, एक आदमी दूसरा आदमी के साथ कैसे व्यवहार करे, एक आदमी एक औरत से कैसे व्यवहार करे। और इसको करने में हमें लगा कि अगर हम बचपन से ये ना शुरू करें तो इसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे स्कूल के बच्चे, उनको हमें लाना पड़ा, और एक हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि बच्चों को पढ़ना लिखना, मैथमेटिक्स, साइंस ये तो सिखाते ही थे, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहना। लड़का लड़की बराबर है, क्योंकि अपने घरों में तो उनको बताया जाता है कि लड़की है सुपीरियर, लड़का है सुपीरियर और लड़की है इंफीरियर। तो इसको हमें समझाना, हमें लगा कि ये एक कॉम्पोजिट प्रोग्राम होगा, जिसमें कि और बच्चों से लेकर कम्युनिटी तक हमें समझाना है कि नारी और पुरुष
लड़की और लड़का सब इस देश के नागरिक हैं और इनके पास वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो सबके लिए बराबर है, और वही समस्याएं जो कि आज हो रही हैं, औरतों को नौकर समझा जाता है, औरतों को हमेशा पीछे ठेल दिया जाता है, बेचा जाता है, उनसे वैश्या प्रथा करा जाता है। तो ऐसी हालत में, और छोटे बच्चे लड़के लड़कियों का बाल घसीटते हैं और दिखाते हैं कि वो लड़कियों से बेटर है। तो इन सब बातों को हमने स्कूल के करिकुलम, जो कि गवर्नमेंट करिकुलम हर क्लास के लिए तैयार करती है, हमने उसके साथ बिहेवियरल स्टडीज करके बच्चों को एक प्रोग्राम शुरू किया, जिससे कि वो बचपन से समझे कि देश के नागरिक तुम बराबर हो, लड़का लड़की तुम बराबर हो, आदमी औरत तुम बराबर हो। अगर तुमको अपने घर में शांति और परिवर्तन लानी है तो तुमको सबको मिलकर बराबर नागरिक बनकर अपने घर को, अपने देश को चलाना है। इसी से हम अपने प्रोग्राम को मेरा सहारा कहते हैं, क्योंकि मेरा सहारा माने हम एक दूसरे के सहारा बने। और सहारा तभी बनते हैं जबकि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने बराबर समझते हैं, वो बच्चा हो या आदमी हो या औरत हो। और ये शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है। इसके साथ आप हेल्थ शिक्षा दीजिए या पॉलिटिकल शिक्षा दीजिए या स्किल सिखाइए, लेकिन ये शिक्षा जो भगवान ने हमें दिया है कि पुरुष और औरत बराबर है, हम इंसान हैं, हमें इंसानियत एक दूसरे से दिखानी है, और इसके लिए हमें तैयार होना है। और ये तैयारी तभी होगी जब हम एक दूसरे से मिलकर शिक्षा लें, तरह तरह की जानकारी लें और अपनी स्वास्थ्य को अच्छी रखें और दूसरों को व्यवहार ना करें। जैसे छोटे बच्चों को काम करने भेज देते हैं और घर में बाप शराब पी के लेटा रहता है और औरत दौड़ती है। कभी कभी तो हम लोगों ने एक एक औरतों से बात की है जो कहते हैं कि जब पैसा ही नहीं घर में तो हम आदमी को खाना कहाँ से खिलाए, और वो हमको मारता है कि तुम खाना नहीं पकाई। अरे पैसा नहीं है तो हम मार खा लेंगे, लेकिन हम तुमको खाना कहाँ से देंगे। तो ये समझ कि एक फैमिली में सब एक दूसरे को बराबर से सहायता ना करे तो परिवर्तन नहीं होगा। पुरुष नागरिक, औरत नागरिक, बच्चा नागरिक, नागरिकता खो देंगे और एक दूसरे को सहायता करने के लायक नहीं रहेंगे। ये देश कहाँ जाएगा? तो हमें ये एक कॉम्पोजिट होलिस्टिक प्रोग्राम बनाने के लिए कई एक लोगों को तैयार करना पड़ा, महिलाओं को, पुरुषों को, और उनको समझाना पड़ा
कि भाई जो औरतें जाती हैं बाहर काम करने, ये इसलिए नहीं जाते हैं कि ये देश का जो प्रथा है उसको तोड़े, जो कि नॉर्मली आदमी सोचता है कि औरतों को घर में रहना चाहिए, जो हमारा देश का प्रथा है, संस्कार है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। हमें ये उनको समझाना है कि ये सब बेकार की बात है, हमें जीना है, हमें देश को जीना जीते रहना है, हमें एक दूसरों को सहायता करना है, देश को बड़ा बनाना है। तो हमें एक दूसरे का को की अच्छी तरह जानकारी लेना है और उनको बराबर समझ के उनके साथ काम करना है। तो हमारा तो यही मेरा सहारा समझ में आता है कि हम एक दूसरे का जब तक सहारा न बनते हैं और सहारा बनने के लिए एक दूसरे को बराबर न समझते हैं और बच्चों के हाल उम्र से उनको ये नहीं समझाते हैं, तो मेरा सहारा कहाँ बनता है। हमें मेरा सहारा बनना है और देश को, घर को, समाज को एक परिवर्तित, शिक्षित, साक्षर समाज बनाना है। I don't know whether Chatterjee, it has answered your Dr. question, Chatterjee, but you spoke about, you very well explained कि आपने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि इक्वलिटी की बात आप महिलाओं को समझाती हैं, और अगर हमें समाज को और बड़ा बनाना और महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाना है तो उनको रियलाइज करना होगा कि दैट दे आर इक्वल टू मैन। yeah, और दूसरा आपने बात की, बच्चों को आप जो बेसिक एजुकेशन देते हैं ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर सके, वो भी आपने आपके मेरा सहारा प्रोडक्शन सेंटर में आपके यहाँ काम होता है ना। आपको मैं थोड़ा सा आपकी पुराने समय में जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, अबाउट योर जर्नी, एंड यू मेंशन्ड दैट यू नो योर हस्बैंड एक्चुअली told you yes. about कि किस तरह से आपको सोसाइटी के लिए काम करना है। आपकी अपनी फैमिली देखिए, का सपोर्ट है, उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन है एज फार एज योर ओन जर्नी इज कंसर्न? मेरा जर्नी ये था कि हमारे पेरेंट्स कभी नहीं समझे कि हम प्रोफेसर होके, जिसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेनेट के मेंबर होके हमने ये सब छोड़ छाड़ के ग्रास रूट में क्यों काम करने गए। आखिर हमारे सोशल स्टैंडिंग में तो चेंज हो गया, हम अब प्रोफेसर बोलने वाले नहीं रह गए। हाँ ठीक है, डिग्री था बोल के डॉक्टर चैटर्जी बोला जाता है, लेकिन प्रोफेसर तो नहीं बने। प्रोफेसर तो कुछ सालों की एक्सपीरियंस के बाद ये उपाधि मिलती है। अब ये हमारे लिए लोगों को समझाना, फैमिली को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि वो सोशल एक्टिविस्ट हो गया है, वो गांव में काम करने जा रहा है, वो बस्तियों में औरतों से काम कर रहा है। ये बात सुननी पड़ी, लेकिन अगर हमें सत्य को ढूंढना है तो हम हमारे तरह शिक्षित लोगों के बीच में वो सत्य को हम ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो शिक्षा लेके सब पढ़ लिया है। लेकिन अगर हमको उसको एक्सपीरियंस करना है तो हमें नीचे ही जाकर, बस्तियों में, गांव में, मट्टी में, कीचड़ में जाकर उन लोगों को जानना है जो कि इतने ज्यादा बड़े करेजस है, जो गरीबी, लाचारी, बेघर, बेजमीन
बेशिक्षा, तब भी लड़ते हैं दुनिया से जिंदा रहने के लिए और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैंने इस समस्या को पार कर लिया है, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने जब भी कोई समस्या हम लोगों ने देखी है, गवर्नमेंट के पास और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के साथ पार्टनरशिप करके हम लोगों ने कानून परिवर्तन किया है, ट्रेनिंग दिया है पुलिस को कि भाई आप लोग भी देखिए कि आपको भी अपना सहारा ढूंढना है, आपको भी दूसरे की सहारा बननी है, तो गवर्नमेंट को भी सहारा बनाना और उनका सहारा लेना, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट इनको भी अपना सहारा बनाना और उनको सहारा बनने का मौका देना, ये हमारे लिए एक दूसरी बहुत बड़ा काम हमें करना पड़ा। तो अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग आवरसेल्व्स, हमें अपने को तो बदलना पड़ा ही, लेकिन समाज को आहिस्ता आहिस्ता बदलना सहज नहीं था। कोई नहीं चाहता है कि एक ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन ये हमें करना पड़ा, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई अच्छी नौकरी हो, अच्छे रुपए मिले, तो ये स्टेटस की बात है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट को बहुत समय इम्पोर्टेंट स्टेटस नहीं दिया जाता है। वो तो सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सोशल एक्टिविस्ट ही परिवर्तन ला रहे हैं समाज। अगर ये अपनी टाइम देकर लोगों के जो गरीब लाचार लोग हैं, बेघर, बेजमीन, बेपैसा, अगर उनके साथ मिलके उनकी समस्या ना समझे और गवर्नमेंट के पास कानून और लॉ एंड ऑर्डर एक्शन न ले, तो परिवर्तन संभव नहीं है। क्योंकि परिवर्तन कागज में लिखा हुआ रूल से नहीं होता, वो होता है जबकि आप उसको प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस हमने आहिस्ता आहिस्ता समझा कि अंग्रेजी पढ़ने और पढ़ाने यूनिवर्सिटी में ये सब नहीं सिखाता है। जो हमें सीख लेना है वो है अपने एक्शन से, अपने काम से, जो कि उन लोगों के साथ करना है जिनकी सबसे ज्यादा परिवर्तन और उन्नति की जरूरत है। तो यस, जैसे जैसे आपने बात की मतलब एक सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप ये कह रही हैं कि जो सबसे गरीब और सबसे लास्ट में जो इंसान खड़ा है उसकी डेवलपमेंट भी होना, तभी एक देश को कहा जाता है कि वो डेवलपिंग नेशन है, वो कंट्री डेवलप कर रही है। जैसे अर्ल नाइटिंगेल ने भी बोला था अपने स्टेटेड सीक्रेट में कि जैसे अमेरिका का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब तक ये जो लास्ट इंसान है, देखिए सक्सेसफुल तो ठीक है, वो तो कोई भी कंट्री में मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो अनसक्सेसफुल है या जो सबसे ज्यादा गरीब है, अगर वो डेवलप कर रहा है तब आपकी इकोनॉमी डेवलप करती है। और यही इन तो हम सब विश्वास करते हैं। उसी में मतलब द वॉइसलेस एंड पुअर एंड नीडी, द एक्टिविस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिकमिंग देयर वॉइस यस, or make them independent, make them stand on their feet so that they can raise their voice. करेक्ट। इसी 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 इस उसमें मैं आपको फिर वापस लेके चलती हूँ। जब विमेन मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो वो कैसे यू योर ऑर्गेनाइजेशन, यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यू नो इन
टेकिंग द वुमेन्स मूवमेंट फॉरवर्ड 70s 80s में, उसके बारे में आप बताइए, बिकॉज काफी सारे व्यूअर्स सबसे इसके बारे में। पहले सबसे पहले आपको समझना है कि चाहे आप हो चाहे मैं हूं, घर में पिताजी सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनको भगवान का अवतार माना जाता है। माँ बेचारी जो कुछ बोले, इट कैन बी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक डाउन बाय द फादर। अब ये जो हालात है, ये सिर्फ घर में नहीं, ये तुम्हारे जनरल समाज में, गवर्नमेंट में, सब जगह है। ये जो पैट्रियार्की है कि भगवान पुरुष को अपने आचार में बनाया है, अपने रूप में बनाया है, और नारी उसकी साथी है, लेकिन साथ ही वो चेंज करके नौकर बना दिया। साथी काम करेगी, लेकिन वो काम से नौकरी नौकरी से दासी बना दिया। अब ये जो हालात है वो गवर्नमेंट लेवल में भी है। जब हम लोग विभिन्न कानून में परिवर्तन चाह रहे थे, दौरी नहीं होना है, बलात्कार नहीं होना है, घर में बच्चों औरतों को मारना नहीं है, लड़कियों को बेचना नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाना है, ये सब कानून जब हम लोग करवा रहे थे तो हमने देखा, और दूसरी महिला संगठनों पे देखे, कि औरतों की बात एक बार में कोई नहीं सुनता है। और इसीलिए जो विभिन्न कमेटी वगैरह बनी है गवर्नमेंट की, उसमें कभी एक औरत है, कभी दो औरत है, तीन है, मैक्सिमम पांच है, जहां पर 50 आदमी है। ऐसी हालत में औरतों की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, वो कुचल जाती है, क्योंकि वो नीचे पड़ जाती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी स्टडी, रिसर्च स्टडी की गई, जिसमें डॉक्टर वीना मजूमदार ने कहा फाइनल डिसीजन में कि जब तक औरतों को डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं रखा जाता है, तब तक औरतों की बात ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे, सुनना भी नहीं चाहेंगे, और उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेंगे। इस पर महिलाओं को एक साथ मिलकर आंदोलन की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब तक कि औरतें सारे हिंदुस्तान की इकट्ठा ना हो, या एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिव नंबर ना हो, तब तक एक आंदोलन भी नहीं छेड़ सकते। क्योंकि समझेगा कौन? जो समझ सकते हैं, जिनकी बुद्धि है, जिनकी एजुकेशन है। लेकिन हमारे देश में 70% तो नहीं समझते थे, शिक्षा नहीं है, गरीबी है। इन सबको रिप्रेजेंट करना लेकिन जरूरत था, इनकी समस्या को आगे रखना भी जरूरत था। अब कैसे किया जाए? तो जो शिक्षित महिलाएं थी, जो समझदार महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि हम एकजुट होकर आंदोलन चलाएंगे, हम एकजुट होकर एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जिसमें हम मांगेंगे कि महिलाओं को बराबर का रिप्रेजेंटेशन उन संस्थाओं में होना चाहिए जिसमें कोई ठोस विचार रखा जाए और उस पर डिसीजन ली जाए।
तो हम लोगों ने तब पहले सोचा कि हम लोग 50% मांगेंगे कि हमें पार्लियामेंट और उनकी जो दो बॉडीज है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें हमें 50% रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जैसे कि औरतों का पार्टिसिपेशन बराबर हो। लेकिन ये तो संभव नहीं हुआ, क्योंकि कोई इन बातों को मानेगा नहीं। कोई पुरुष नहीं सोचेगा, अरे तुम्हारी तो औरतें ही नहीं है, ना शिक्षित है, ना दिमाग है, ना बुद्धि है, ना पैसा है, उनसे कैसे हम लोग मांग सकते। तो एनीवे हम लोगों ने तब ठीक किया, ठीक है थोड़ा सा नंबर ही दो, 30% तो दो। हमारी 30% औरत तो शिक्षित है, समझदार है। एक साइड में हमारे पास आ गया ये विचार कि हमें और औरतों को हमारे तरह शिक्षित समझदार बनानी है। और दूसरा, गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना है कि हमें हर डिसीजन मेकिंग बॉडी में एटलीस्ट 30% रिप्रेजेंटेशन देना। तो ये हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुरुष क्यों अपनी गद्दी छोड़ेगा? आखिर उसको तो चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो देख रहे हैं कि इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी हो रही है। तो औरतें अगर ये तैयारी करें तो नेचुरली उन लोगों को पसंद नहीं होगा, कहेंगे ये चली जाएंगी असेंबली में, पार्लियामेंट में बैठने, और हम घर में कपड़ा धोएंगे और खाना पकाएंगे। ये हो गई एक समस्या, जिसके कारण आदमी नहीं चाहते थे कि औरतें डिसीजन मेकिंग में आए। लेकिन आज कुछ आदमी भी समझने लगे हैं कि देश के नागरिक सिर्फ आदमी नहीं है, औरतें हैं और बच्चे भी हैं, क्योंकि सारी दुनिया में ये बातें चल रही है। तो इसीलिए वो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी आंदोलन तो ठीक है, आप करिए, हम लोग देखेंगे। कुछ पार्टियों ने कहा हम लोग देखेंगे कि आप लोग को रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक 50 तो छोड़िए, 33% भी संभव नहीं हुई है। और इस साल एक प्लान बनी जो कि इलेक्शन से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा चलो हम लोग कह दें कि ठीक है आपको 33% रिजर्वेशन दे देंगे, लेकिन कब ये लागू होगा अभी तक हमें नहीं मालूम। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द औरतों को ये अधिकार भी मिलेगा कि वो अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में डिसीजन ले सके, और कहाँ देश के सबसे बड़े सभा। आशा करते हैं ये डॉक्टर जी आपने पॉसिबल बात होगा। की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पार्टी की, जिसमें महिलाओं की भागीदारी रहनी चाहिए ताकि वो पॉलिटिकल डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये जर्नी बहुत आज भी खत्म नहीं हुई है, दिस विल कंटिन्यू फॉर इयर्स, इन द इयर्स टू कम। कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते रहेंगे, और वो चैलेंजेस से 70s के चैलेंजेस हो, 80s के चैलेंजेस हो, चैलेंजेस का फॉर्म जरूर चेंज हो सकता है, बट चैलेंजेस विल कंटिन्यू टू बी देयर। What is the message that you would like to give the young activist? Because एक दिन मैं बीच में एक हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ये बोला कि एक्टिविज्म में भी महिला एक्टिविज्म जो करती हैं, महिलाएं जो एक्टिविस्ट होती हैं, उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेन एक्टिविस्ट। ये बात कितनी सही है? और इसी के साथ आपसे एक सवाल और पूछूंगी कि, और बिफोर आई लेट यू गो, कि आपका क्या मैसेज है फॉर यंग एक्टिविस्ट?
सबसे पहले तो आपको कहना है, आपको जानना है कि औरत पुरुष से कम नहीं है, और अगर वो चाहती है तो वो कर सकती है, इनफैक्ट बेटर भी कर सकती है। इस पर्सपेक्टिव को हाथ में रखकर आगे अगर हम चलते हैं तो हमें देखना है कि सिर्फ हम नहीं, सारी औरतें जो आई ग्रास रूट डॉक्टर से चैटर्जी हैं का कुछ दिस, यस, सबको तैयार करनी है, और सबको ये समझाना है उनको अपने बारे में निर्णय लेने की अधिकार है, और वो भी व्यक्ति हैं, बराबर की शक्ति है और बराबर का स्थान देश में उनको मिलना है। तो हमें बार बार ये दोहराना पड़ेगा, जितना पॉसिबल है उतनी औरतों से मिलजुल कर इसको समझाना है, और ये आंदोलन हमेशा अपने सामने रखना है। अभी भी हम तैयार नहीं है, कुछ लोग हैं, सब नहीं है, और सबको तैयार करने की जरूरत है। I सो don't know whether I've मैसेज आप ये answered कह your रहे हैं कि question. चैलेंजेस, मैसेज आपका लास्ट क्या है, एक लाइन में अगर बोला जाए तो, टू यंग हमें, एक्टिविस्ट? हम बराबर के नागरिक हैं, बराबर की अधिकार है, और इसके लिए हमें अपनी लड़ाई चलाई रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर चैटर्जी, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखा हमने। व्यूअर्स, सो दिस वाज डॉक्टर चैटर्जी, डॉक्टर ज्योत्सना चैटर्जी। अगर आपने हमको लाइव देखा है तो यू कैन पुट हैशटैग लाइव, एंड इफ यू आर गोइंग टू वॉच इट लेटर यू कैन पुट हैशटैग रीपोस्ट। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, and you can join our group, Facebook group, that's Change Makers Network, or we Yeah, are available on YouTube, we are available on Instagram, we are available, you can visit our website also, और हम लोग लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हैं। सो डॉक्टर चैटर्जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम, and all the best for your journey. I know the end never comes in the life of activist. Thank you so much. thank you very much for considering me for to be somebody who can give a little advice. Thank you. Thank you so much.